पढ़ लिख ले, केवल दिन भर लड़ाई करता रहता है, इससे प्रशासन नहीं चलेगा, कुछ प्रशासन के भी गुण सीख ले। 14 फरवरी का दिन था। उमर शेख मिर्जा को एक गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट के रूप में मिलता है बाबर, मतलब कि बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। कहाँ होता है? आप पाकिस्तान के बगल में जाओगे, अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान में एक स्थान था ट्रांसजियाना, ट्रांसजियाना में एक स्थान था फरगना, छोटा क्षेत्र था फरगना। फरगना में यही बाबर पैदा होता है। छोटा सा था, तभी से युद्ध कला में, तलवारबाजी में, भाला में, घुड़सवारी में, हर चीज में बहुत जबरदस्त निपुण था। मतलब हर चीज की जानकारी थी इसे। इससे इसके जो अब्बा थे, जो इनका नाम था उमर शेख मिर्जा, और इनकी जो मम्मी थी उनका नाम था कुतलुब निगार खां। मतलब कि उमर शेख मिर्जा और कुतलुब निगार खां, ये दोनों बहुत प्रभावित थे इसके युद्ध कला से, घुड़सवारी से, तीरंदाजी से। बहुत मतलब इतना योग्य था ये छोटी सी उम्र में। लगभग 7 साल की उम्र में ही इसने हर चीज में निपुणता प्राप्त कर ली थी। समझ लो 7 साल के बच्चे भी कुछ समझते भी नहीं, कितना योग्य था ये। और योग्य होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो उमर से इसके जो पिता थे, पिता जो थे वो थे चंगेज खां के, सॉरी, तैमूर लंग के वंशज थे। तैमूर लंग के वंशज थे। और जो माता थी कुतलुग निगार खां, ये जो थी ना, ये चंगेज खां की वंशज थी। अब समझ लो, दो बड़े खूंखार आदमी हैं। एक तो है तैमूर लंग, ये भी बड़ा खूंखार था, और ये है कुतुब निगार खां जो कि चंगेज वंशज है, ये भी बहुत खूंखार था। अब इन दोनों का संक्रमण था बाबर, मतलब कि एक नई प्रजाति बन के पैदा हुआ था बाबर। और 7 साल की उम्र में वो कारनामे किया था कि जो शायद ही कोई कर पाता। एक दिन की बात है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा बाबर को बुलाकर समझाते हैं कि कुछ पढ़ लिख ले, केवल दिन भर लड़ाई करता रहता है, इससे प्रशासन नहीं चलेगा, कुछ प्रशासन के भी गुण सीख ले। आज नहीं तो कल मेरी मौत हो जाएगी, तो ये प्रशासन तुझे ही संभालना है। थोड़ा सा पढ़ाई भी कर ले, थोड़ा सा प्रशासन राजकाज में भी हिस्सा लिया कर। लेकिन बाबर दिन रात बस लड़ाई में ही मस्त रहता था, युद्ध कला में मस्त रहता था। बोला कि युद्ध सीख लूंगा तो समझ लो सब कुछ सीख लूंगा, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब क्या होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 11 साल का बाबर रहा होगा बस। 83 में पैदा हुआ था, 1194 में उमर शेख मिर्जा की मौत हो जाती, इसके पिता की मौत हो जाती। जैसे ही 1194 में पिता की मौत होती है, बड़ी कम उम्र में ये गद्दी पे बैठ जाता है। अब जब गद्दी पे बैठता है तब इसे पापा की याद आती है। पापा जो समझाते थे बड़ा अच्छी बात समझाते थे, मुझे तभी ध्यान देना चाहिए था कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब उसे याद आ रहा है, ठीक है। बाबर के पिता जब जीवित थे ना, तभी बाबर अपने पापा को बोला था कि मैं बड़ा होकर जब राजगद्दी संभालूंगा तो मैं यहाँ से पूरब दिशा की तरफ, मतलब यहाँ से पूरब, उत्तर, दक्षिण पूरब की तरफ आक्रमण करूंगा और भारत को कवर करूंगा। मतलब ये यहाँ था, तो यहाँ से ये इधर ही आने के लिए बोला था अपने पिताजी को कि मैं फरगना को पैरों की जूती समझता हूँ, फरगना मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे भारत चाहिए, बड़ा सा साम्राज्य चाहिए। तो भारत को तभी जीतने की बात कर रहा था जब वो 7 साल का था तभी। और अचानक ही उसे 11 साल के आसपास गद्दी मिल गई। और जैसे वो गद्दी मिली ना, वो भूल गया, उसने भारत भी चाहिए था। वो थोड़ा सा बहक गया और वो इधर आने की जगह वो इधर मुड़ गया। तो इसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तमाम मुस्लिम कंट्रियां, बड़ी बड़ी कंट्रियां थी, इधर लड़ने लगा। और ये 1114 से 94 से लेकर 1507 तक यहीं फंसा रहा। मतलब इधर ही लड़ता रहा, ना तो जीत पा रहा था, बस थोड़ा सा लुटता, उसी में काम चलता, बस उसी में फंसा पड़ा था। इसी दौरान बाबर ने 3 शादियां कर ली। अब ध्यान समझिएगा, ना तो बाबर का साम्राज्य बढ़ रहा था, ना तो वो कहीं जीत पा रहा था। और इसी दौरान उसने 3 शादियां की थी, लेकिन 3 शादियों से भी साम्राज्य नहीं बढ़ रहा था। मतलब कि ना तो उसकी फैमिली बढ़ रही थी, ना उसका साम्राज्य बढ़ रहा था, दोनों ठप पड़े थे। अब बाबर करे क्या? अब वो जानते हो किस उपाधि से बैठा था? उसके पापा जो थे मिर्जा, इसके जो पिता थे तैमूर लंग के वंशज थे, ये मिर्जा की उपाधि से राजा बने थे, आपको पता होगा। तो बाबर ने भी अपने मतलब पिता की उपाधि ली थी और मिर्जा की उपाधि ली थी, और उसी उपाधि से वो गद्दी पे बैठा हुआ था। लेकिन 1507 के बाद उसने अपनी उपाधि जब 1194 से 1507 तक ये मिर्जा की उपाधि से गद्दी पे बैठकर और इधर इधर के क्षेत्र में उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, इधर लड़ाई लड़ रहा था और इसे कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। और ये इसकी 3 शादियां हुई थी और एक भी बच्चे भी नहीं थे। तो ये परेशान हो गया, ना तो उधर सफलता मिल रही, ना इधर सफलता मिल रही। कम से कम कहीं तो सफलता मिल जाए, या तो साम्राज्य बढ़ जाए या तो फैमिली बढ़ जाए। कोई नहीं बढ़ रहा था। तो ये जाकर एक बाबा से सलाह लेता है। तो बाबा उसे सलाह देते हैं कि ऐसा है कि ये जो उपाधि लिए गए फैमिली वाला, इसे हटाओ, ये कोई नई उपाधि धारण करो। कोई नई उपाधि धारण करोगे ना तो हो सकता है चेंजेज आ जाए, किस्मत बदल जाए।
तो क्या हुआ, इसने मिर्जा की उपाधि हटा दी, 1507 में हटा दी, और 1507 के बाद इसने नई उपाधि धारण कर ली। उस उपाधि का नाम था पादशाह की उपाधि। ध्यान समझिएगा, वो उपाधि थी पादशाह उपाधि। दरअसल ये पादशाह जो था तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा में इसे पादशाह बोलते हैं। इसी भाषा का अगर हिंदी इसे फारसी में अनुवाद किया जाए तो इसे बादशाह बोलेंगे। तो अपने यहाँ बादशाह होते थे, तो ये जो बादशाह शब्द है ना, ये फारसी शब्द है, जबकि तुर्की में से पादशाह बोलते हैं। तो बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। और उस आदमी की बात तो देखो, वो जो बाबा ने सलाह दी थी, बाबा ने सलाह दी थी कि पादशाह की उपाधि धारण करो, और इसने धारण किया। और बाबा की सलाह देखो कि उपाधि धारण करने के 9 महीने बाद हुमायूं पैदा हो गया। अब सोच लो, उपाधि धारण किया, 9 महीने बाद हुमायूं पैदा हो गया। तो बड़े भाग्य से हुमायूं पैदा हुआ, मतलब कि इतने दिन कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, अचानक से 9 महीने बाद हुमायूं पैदा हो गया। तो इसे लगा कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, ये बड़ा भाग्यशाली लड़का है। इसलिए आप पढ़ते हो लिखा रहता है हुमायूं का मतलब भाग्यशाली, तो इसी ने हुमायूं रखा होगा। चाहे हुमायूं को पहले ही मतलब भाग्यशाली होता रहा होगा, या फिर इसके पैदा होने के बाद भाग्यशाली बना दिया, कुछ भी हो, हुमायूं का मतलब भाग्यशाली पैदा हो गया इसके बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद। ठीक है, अब ये जब पैदा हो गया हुमायूं, उसके बाद इसका साम्राज्य भी बढ़ने लगा और ये जबरदस्त आक्रमण करने लगा। तब उससे याद आया कि मैंने तो बचपन में, और थोड़ा सा और सुन लीजिए, ये जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान इधर भी मिलेगा आपको पीछे की साइड में। उज्बेकिस्तान में एक शासक था, उससे उसी से बाबर को कड़ी टक्कर मिल रही थी। उसका नाम था सेवानी खान। सेवानी खान उज्बेकिस्तान में था और उससे बाबर कई बार लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पा रहा था, उसी से टक्कर मिल रही थी। और लास्ट टाइम क्या हुआ कि उसने बाबर के ऊपर एक बार आक्रमण किया और बाबर को हराता तो हराता है, दरअसल हराता है, उसके बाद बाबर की बहन को उठा ले जाता है। बहन का मतलब बहन को उठा ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। हालांकि ये बाबर को तो बुरा लगता है, लेकिन करे क्या, हार चुका है। तो बाबर की बहन को उठा ले गया और ले जाकर वहीं से शादी कर लिया। अब बाबर बहुत दिन से इंतजार में था कि कब ये मिले तो इसको हराएं, किसी तरीके से इसको हराएं और जीतें और अपनी बहन को छुड़वाएं। लेकिन अब तो शादी कर लिया था, बोला कर लिया तो कर लिया, लेकिन इसको हराना है। बाबर बहुत इंतजार में था, लेकिन अब करे क्या, जीत नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ कि वो जो जहाँ ये सेवानी खान उज्बेकिस्तान में था, वहीं उज्बेकिस्तान में कुछ दिनों बाद एक शासक और आक्रमण करता है उसी के, मतलब वहीं पर उज्बेकिस्तान में, और वो सेवानी खान को हरा देता है। जब वो सेवानी खान को हरा देता है, सेवानी खान के पास 2 ही रास्ता था, या तो वो उस दूसरे शासक की अधीनता स्वीकार कर ले, या फिर आए बाबर से मदद मांगे। लेकिन बाबर के पास कौन सा मुंह लेकर आए मदद मांगने? अब आपको क्या लगता है, मांगने आएगा? आएगा, कहाँ जाएगा? आया, बोला कि देख बाबर, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, वैसे पद में हूँ तो तेरा जीजा है, अब तेरा जीजा हूँ तो जो भी कुछ हुआ मान ले। तो जब वो जीजा जीजा बार बार बोल रहा था, बाबर को लगा चलो जान दो, जीजा ही तो है, जो किया है अब किया है, तो जीजा बन गया है। चलो बोला कि ठीक है, चलो आज के बाद तुम मेरे सेना में शामिल हो जाओ, मेरे साथ काम करो। तो अब बाबर को एक उज्बेकिस्तान का मजबूत सरदार मिल गया है, बाबर की ताकत थोड़ी और बढ़ गई है। अब बाबर दूसरी जगहों पर आक्रमण करने का प्लान बनाने लगता है। मैंने आपको बताया कि उज्बेकिस्तान का एक शासक था सेवानी खान, ये सेवानी खान जिससे बाबर को कड़ी टक्कर मिल रही थी, ठीक है, और बाबर को ये हरा भी देता है। जिस युद्ध में हराता है ना, वह युद्ध होता है 1502 में, वह युद्ध होता है 1502 में, और उस युद्ध का नाम था सरायपुल का युद्ध, याद रखना, सरायपुल का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बाबर हार जाता है, ठीक है, सरायपुल का युद्ध 1502 में होता है। और कौन था वो? उज्बेकिस्तान का था शासक सेवानी खान, हरा देता है और बाबर की बहन को उठा ले जाता है, मतलब उसकी सिस्टर को उठा ले जाता है और शादी कर लेता है। बाबर इसमें गुस्से में था। उसके बाद जब वो वहीं पर किसी राजा से हार जाता है, भाग कर वहाँ से आता है बाबर के पास और बोलता है देख मैं तेरा जीजा हूँ, जो कुछ भी हुआ भूल जा, अभी तो तू मेरा साला है और चुपचाप अपनी बहन का पति समझ के जो मैं बोल रहा हूँ हेल्प कर मेरी, मुझे अपने यहाँ रख ले, मैं तुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बाबर को लगा ठीक है, अब जो भी हुआ होगा, दुश्मनी लेकर क्या करना, इससे कुछ सीख लेते हैं। तो बोला ठीक है, आजा मेरे सेना में शामिल हो जा। तो बाबर ना इसको अपनी सेना में शामिल कर लेता है और एक मजबूत सरदार पा जाता है। इसी ने, जानते हो, इसी ने बाबर को तुलगमा युद्ध पद्धति सिखाई थी। याद होगा बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, भारत में ऐसा कोई करता नहीं था। और इसी ने बाबर को तोप चलाने के, मतलब कैसे तोप चलाया जाए, उससे जीत, कम सेना में भी जीता जा सकता है, ये सिखाया है, ठीक है। उस्मानी पद्धति से तोप को सजाना भी सिखाया इसी ने। आप सब सुने होंगे ये सब। और जानते हो, ये जब यहाँ पर आया था तो बाबर को जब तुलगमा युद्ध पद्धति सिखाया ना, तो उसमें क्या होता है तुलगमा युद्ध पद्धति में, समझ लीजिए थोड़ा सा, दिख रहा है आपको? मान लो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इधर से एक सेना खड़ी है, इधर से एक सेना खड़ी है, मान लो इधर बाबर है, इधर कोई दुश्मन है।
अब दोनों सेना खड़ी है ना, बाबर क्या करता, थोड़ी सेना यहाँ छुपा देता था, थोड़ी सेना यहाँ छुपा देता था, और कुछ सेना यहाँ रहती थी। इनसे जब अटैक होता था ये लोग सोचते थे बस इतनी ही सेना है, लेकिन इधर से भी अटैक हो जाता था, ये इधर छुपाया हुआ है, इधर से भी अटैक हो जाता था, इधर भी छुपाया हुआ है। तो ऐसे में ये सेना घिर जाती थी, इसलिए दुश्मन हार जाता था। और इस तरह के जो युद्ध लड़ा जाता था इसे बोलते थे तुलगमा युद्ध पद्धति। और इस पद्धति को सिखाया किसने, सेवानी खान ने सिखाया था। किसको, बाबर को। और बाबर ने यहाँ पर तोप भी चलाना सीख लिया। बाजार और भेरा के युद्ध में वो तोप भी चलाता है। ये तोप भी ये इसी ने सिखाया था चलाना। और जानते हो तोप जो आया ना, ये ईरानियों की देन है। ईरान में तोप और बारूद खूब यूज होता था उस टाइम। तो वही ईरान से बाबर भी लेकर आया। भारत में तोप, भारत वाले तोप जानते भी नहीं थे, ये तो बाबर लेकर आया है। और वही चीज है कि ईरान और इराक में इतना तोप बनता था। आज भी स्थिति देखो, अफगानिस्तान का, ईरान का, इराक का, इतना वहाँ बंदूक, मिसाइलें, इतना अफराद रहती है, छोटे छोटे बच्चे लेकर घूमते रहते हैं। यही कारण है कि वो क्षेत्र आज भी पढ़ाई के मामले में पीछे हैं और लड़ाई के मामले में आगे हैं। ठीक है, तो जैसा माहौल आप कहीं भी किसी भी समाज को दोगे, धीरे धीरे वहाँ का समाज वैसा ही निर्मित होना शुरू हो जाएगा। चाहे समाज हो, चाहे घर हो, जैसा माहौल दोगे किसी भी परिवार में, वैसे ही बच्चे के वैसा ही प्रोडक्ट वहाँ बनेगा। और एक समय बाद वो प्रोडक्ट बड़े रूप में दिखेगा। ठीक है, तो एक आम इंसान, एक अच्छा मानव होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करो। अपने घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा नागरिक बने, तो उसे आज से ही अच्छा सिखाने की कोशिश करो। ठीक, देखिए थोड़ा और समझिए। ये जो पंजाब का क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पंजाब है आप जानते हो, लेकिन ये पंजाब तो आज का पंजाब है ना। लेकिन जब आज़ादी नहीं, मतलब जब देश बहुत पहले पीछे जाएंगे तो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा भी भारत में आता था। तो ये पंजाब बहुत बड़ा था, ये इतना बड़ा था। तो पंजाब वाले क्षेत्र में दो स्थान था, बाजौर और भेरा। आप सुने होंगे बाजौर और भेरा। तो बाजौर और भेरा के क्षेत्र में कुछ जातियां रहती थी, उनको बोला जाता था यूसुफ जाई जातियां। बड़ी खतरनाक जातियां थी, यूसुफ जाई जातियां। और बाबर इस समय यहाँ के आसपास रहता था, यहीं पर मतलब लूटपाट करके यहीं जीवन जी रहा था। अब यूसुफ जाई जातियां यहाँ पर रहती थी। अब ये क्या करती, इनको जब कुछ चाहिए था तो कहीं अगल बगल आक्रमण करती, वहां से लूट के आ जाती। तो ये लोग गलती से कई बार बाबर के ऊपर भी आ जाते और लूट पाट के चले जाते। बाबर बेचारा इतनी मेहनत से कमाया रहता है, लोग लूट के चले जाते। तो बाबर से इसकी दुश्मनी हो गई। तो बाबर ने 1519 ईस्वी में, याद रखना 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया। तो भारत में आक्रमण उसका, क्योंकि उस समय ये पाकिस्तान भारत में था, तो भारत में यही पहला आक्रमण माना जाएगा 1519 ईस्वी में। कहाँ पर, बाजौर और भेरा पर। और भेरा पर ही उसने तोप का प्रयोग किया था। 1519 में भेरा पर उसने तोप का प्रयोग किया था, तोप चलाया था। तो पहली बार भारत में तोप कब चल रही है, 1519 ईस्वी में। कहाँ पर, भेरा पर। बाजौर और भेरा वही पंजाब के क्षेत्र में। बाबर यहीं से तोप खाने का प्रयोग करता है। और धीरे धीरे जब यहाँ आता है, यूसुफ जाई जातियों को हराता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, तब उसे याद आता है, अरे मैं तो बचपन में सोचा था यहाँ आने के लिए, मैं तो बचपन में सोचा था यहाँ हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए, मैं कहाँ भटक रहा था, उधर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मुझे तो यहीं आना था। उसे याद आया, उसे अपनी पुरानी याददाश्त वापस आ गई। अब उसे समझ गया, अब वो समझ गया, बस करो यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। अब क्या किया जानते हो, इधर डेरा डाल लिया, ये डेरा डाल लिया। और ये पंजाब के क्षेत्र में खूब आक्रमण करता, आता लूटता चला जाता, आता लूटता चला जाता, आता लूटता चला जाता, खूब आक्रमण। 1519 के बाद तो लगातार आक्रमण पे आक्रमण किए, मतलब कई बार, 4-5 बार आक्रमण किया। इधर से आता पंजाब में, लूटता चला जाता, फिर जाता वहीं रुका रहता, फिर कुछ दिन आराम करता, फिर लूटता, फिर चला जाता। यही क्रम जारी हो गया। अब भारत आने का उसके प्रायिकता बन रही है। ठीक है, अब सुनिए आगे। जिस समय बाबर इस क्षेत्र में पड़ा हुआ है, यहाँ पर आक्रमण कर करके चला जा रहा है, आपको याद होगा इसी समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ है, याद है ना। इब्राहिम लोदी इस समय दिल्ली में सुल्तान बनकर बैठा हुआ है। अब दिल्ली में वो सुल्तान बन के बैठा, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई तो उसका दुश्मन होगा। उसका चाचा आलम खां लोदी, जो कि इस समय बिहार के क्षेत्र में था, उसके कंट्रोल में था। और उसका एक सूबेदार जिसका नाम था दौलत खां लोदी, ये आपको पंजाब में मिल जाएगा, पंजाब में सूबेदार था। ठीक है, उसका चाचा आलम खां लोधी और उसका एक सूबेदार दौलत खां लोधी, ये नाम लिखा है देख लो, ये पंजाब में सूबेदार था। ये दोनों अलग अलग जगह थे और ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को किसी तरह से गद्दी से हटाया जाए। और हम दोनों, दरअसल बात यह है, अगर आप पढ़े होंगे सल्तनत काल तो आपको पता होगा कि मेन गद्दी जो थी दिल्ली थी, लेकिन प्रशासन आगरा से भी होता था, याद होगा, क्योंकि राजधानी आगरा भी बनाई गई थी। सिकंदर लोदी, इसके भाई ने, इसके पीछे वाला जो इसका बेटा बाप था, उसने, सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी भी बनाया था। तो इसका प्रशासन दिल्ली सल्तनत में इस समय 2 जगह से प्रशासन चल रहा है। मेन प्रशासन दिल्ली से चलता था, इसके अलावा आगरा से भी चलता था। तो इन दोनों ने मिलकर साठगांठ की कि यार इसको हटाया जाए।
किस तरह से हटाया जाए, कुछ योजना बनाओ, इसको हटाया जाए। ये दोनों मिले आपस में, कहीं साठगांठ किए होंगे, ये इधर से आया होगा, इधर से चुपके से इधर से आ गए होंगे, दोनों मिले होंगे, इसको नहीं बताए होंगे। ये बोला कि ये एक बात है, हम दोनों चलो मिलकर इसको हराते हैं, और हरा कर ऐसा करना कि तुम चाचा हो ना, तुम दिल्ली ले जाओ, और मैं सूबेदार हूँ ना, मुझे आप बना दो ये आगरा वाला जो छोटा वाला क्षेत्र है, मुझे आगरा दे दो, दिल्ली तुम ले लो। इसी पे चर्चा चल रही थी। तो बोला हराया कैसे जाए, सेना कितनी है मेरे पास? तो उसने कहा कि मेरे पास होगी 30-40 हजार। उसने उससे पूछा तो मेरे पास भी वही है 30-40 हजार। बोला 80 हजार सेना लेके लड़ोगे उससे? वो 3-3 लाख सेना लेके बैठा हुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम दोनों से नहीं हो पाएगा। किसी तीसरे को बुलाते हैं, किसी तीसरे को मिलाते हैं, तब उसके बाद लड़ते हैं। तो तीसरा दिमाग में दिमाग लगाने लगा, तब इसको याद है, अरे इस समय तो राजस्थान में राणा सांगा है, संग्राम सिंह यहाँ है, राजस्थान में थे राणा सांगा। संग्राम सिंह की याद आई। संग्राम सिंह ने तो एक बार उसे घटौली के युद्ध में हराया भी था। आप पढ़े होंगे 1518 में हराया था, खतौली का युद्ध या फिर घटौली का युद्ध। संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी को हराया भी था। तो इन दोनों को याद आया कि संग्राम सिंह से मदद लेते हैं। तो ये लोग बोले, सोचे कि संग्राम सिंह से मदद लेंगे। फिर वो समझाया, संग्राम सिंह के पास जाओगे वो एक भी मदद नहीं करेगा, उल्टा मार के भगाएगा। संग्राम सिंह के बारे में सोचना मत, राजपूत है वो। तब सोचे अब किसको बुलाया जाए। फिर ये लोग सोचते रहे, फिर इसके दिमाग में आया, ऐसा करते हैं भाड़े का गुंडा बुलाते हैं। भाड़े का गुंडा मतलब कि ऐसा आदमी आए, पैसा ले, काम करे जाए, सुपारी दे देते हैं, इब्राहिम लोदी के नाम की सुपारी दे देते हैं। तो किसको दें? तो बोला, अरे तुमको नहीं पता, पहले बोलना चाहिए था सुपारी देना है। मुझे एक आदमी पता है, आता है पंजाब में, आक्रमण करता है, लूटता है, चला जाता है, बहुत जबरदस्त सुपारी लेने वाला आदमी है, उसको बुलाओ, वो सुपारी लेकर काम कर देगा। उसको मैं पंजाब में सूबेदार हूँ ना, मैं देख रहा हूँ पिछले 4 साल से आता है, पंजाब के क्षेत्र में लूटपाट करके चला जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। देखो ये पंजाब में सूबेदार है, और बाबर इस समय इधर के क्षेत्र में या यहाँ से पंजाब में 1519 से 1524-25 के आस तक 4 बार आक्रमण किया है, लूटपाट भयंकर किया पंजाब के क्षेत्र में। ये हर बार झेला था, इसे पता है बाबर बड़ा ताकतवर है। तो ये इसको कहता है कि ऐसा है, अगर भाड़े की आदमी चाहिए, भाड़ा का आदमी चाहिए कि आए मार के चला जाए, सुपारी लेने वाला, तो उससे अच्छा, बाबर से अच्छा तो कोई नहीं है, बुलाओ बाबर को। तो ये लोग बाबर को पत्र लिखते हैं, ये लोग बाबर को पत्र लिखते हैं कि प्रिय मित्र बाबर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आए, दिल्ली आपकी है, लूटे खाए चले जाएं। उसके बाद हम एक को दिल्ली दे देना और एक को आगरा दे देना, उसके बाद तुम चले जाना। बाबर इतना पागल भी नहीं था, उसे पता है कि ये दोनों हमसे सहायता क्यों मांग रहे हैं, इसका मतलब इब्राहिम लोदी बड़ा ताकतवर होगा। तो बाबर ने पता किया इब्राहिम लोदी के बारे में, तो पता चला कि इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत ज़्यादा है, और बाबर के पास सेना ज़्यादा थी नहीं, आपको पता है। तो बाबर ने राणा सांगा से बात की। बाबर राणा सांगा से बात करता है कि ऐसा है कि मैं दिल्ली पर आक्रमण करने चल रहा हूँ, तुम हेल्प कर दो। तुम एक बार वैसे भी इब्राहिम लोदी से खतौली के युद्ध में लड़ चुके हो, उसको हरा चुके हो, थोड़ी सी हेल्प करो, मैं जीत जाऊंगा। और जीत जाऊंगा, जितना भी रहेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा, आधे आधे पे बात हुई थी। ये दोनों बेचारे रह जाते, फिर देखते रह जाते। बाबर राणा सांगा से बात करता है, राणा सांगा बात मान जाता है और बोलता है ठीक है, सेना लेकर आओ, आओ मैं आ रहा हूँ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। तो बाबर सेना लेकर पानीपत के मैदान में पहुंच जाता है। इधर से इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना लेकर पानीपत के मैदान पहुंच जाता है। बाबर अब वेट कर रहा है कि राणा जी भी आएंगे। राणा जी आकर अपने दरबार में बताते हैं कि मैंने बाबर को वचन दिया है कि मैं उसके साथ युद्ध में शामिल होऊंगा और इब्राहिम लोदी को हराऊंगा, आधा आधा बटेगा, आधा बाबर लेगा, आधा मुझे देगा। तो उसके सेना वाले जो वहाँ राजपूत थे उसके दरबार में, उसको वो लोग राणा सांगा समझाने लगे, तुम पागल हो, तुम्हारे घाटे का सौदा है, वो क्या तुमको आधा देगा, तुम तो खुद ही एक बार हरा चुके हो इब्राहिम लोदी के घटौली के युद्ध में, एक बार फिर से बोलो ना, तभी मैं मार काट के फेंक दूं इब्राहिम लोदी को, पूरा तुम्हारा हो जाए, वो तो आधा तुमसे लेने के लिए बोल रहा है। क्या है तुम बाबर चक्कर में पड़े हो, तुम खुद ही जीत जाओगे, तुम क्यों लड़ रहे हो उससे। जब इतना भरा गया ना, तो बाबर बेचारा वैसे करके देख रहा है, राणा जी आ रहे होंगे, राणा जी आ रहे हैं, राणा कहीं देख ही नहीं रहे हैं। एक दिन 2 दिन वेट करता रह गया, राणा जी आ ही नहीं रहे हैं। बाबर बेचारा धोखे में हो गया, राणा सांगा हेल्प करने नहीं गए। अब आपको लग रहा है अगर बाबर यहाँ से बचेगा तो राणा को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। आप जानते हो इसका मतलब क्या है कि पहली लड़ाई पानीपत का जीतने के बाद बाबर का टारगेट कौन होगा? राणा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे की कहानी अभी नहीं, आगे की कहानी पहले हम पानीपत की लड़ाई लड़वा दें, बाबर को जितवा दें, किस कैसे कैसे जीता ये आपको बता दें, फिर राणा को युद्ध में उतारते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कहानी पूरी समझ में आ गई ना, कैसे कैसे बाबर यहाँ पहुंचा है।
तो याद रखना 1519 से लेकर 1524 तक यहाँ पर खूब आक्रमण किया था, लेकिन अंदर नहीं आया था। अंदर आया 1526 में, और 26 में आया पानीपत की लड़ाई, वो भी बड़ी भयानक है, उसमें कुछ कहानियां हैं। उसके बाद खानवा, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद घाघरा। यहाँ तक कहानी अगर समझ में आई होगी तो बताना, तब इसके आगे की भी कहानी फिर से समझा दी जाएगी ताकि आप जोड़ पाओ सबको। ओके, बताना जरूर वीडियो कैसा लगा, जरूर बताना। आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है कि अगला वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो कि मुझे शुरू में बोलना था लास्ट में बोल रहा हूँ, कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।